डियर स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रिज्म, कोणीय प्रिज्म और विक्षेपण। आज आपका टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि प्रकाश का विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपनी अवयवी रंगों में विभक्त होती है। जिसे आपने वर्ण विक्षेपण कहा, जिसे आप वर्ण विक्षेपण कहते हो। इन रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर, इन रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर विवेक जो बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। इसमें आपने देखा बेटा कि लाल रंग का विचलन डेल्टा और बैगनी रंग का विचलन डेल्टा बी। ठीक है, आपका जैसे आज का टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। तो प्रकाश के विक्षेपण की घटना में जिसमें प्रकाश, सूर्य प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, ये जो विचलन कोण बनते हैं लाल रंग और बैगनी रंग के विचलन कोणों का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के विक्षेपण की घटना में जिसमें प्रकाश, सूर्य प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, इसमें आपने देखा था कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक डेल्टा वी और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है डेल्टा आर। इन बैगनी रंग और लाल रंग के विचलनों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं, तो थीटा बराबर हमारा हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश के विक्षेपण की घटना में न्यूनतम विचलन और अधिकतम विचलन के अंतर को, न्यूनतम विचलन डेल्टा आर, अधिकतम विचलन डेल्टा वी, तो डेल्टा वी और डेल्टा आर के अंतर को हम क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, डेल्टा वी बैगनी रंग के लिए विचलन, कोणीय विचलन, और डेल्टा आर लाल रंग के लिए कोणीय विचलन है, और ये इसका कोणीय विक्षेपण कहलाता है। लेकिन आपने अभी पीछे पढ़ा प्रिज्म के लिए, आपने पढ़ा है प्रिज्म के लिए कि डेल्टा बराबर ए ब्रैकेट में एन माइनस वन। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ए एन वी माइनस वन। ए प्रिज्म कोण है जो सभी के लिए समान रहेगा। एन वी का मतलब है प्रिज्म के पदार्थ का बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। एन वी का मतलब क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। इसी तरह डेल्टा आर का मान ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन। ए प्रिज्म कोण है और एन आर है आपका प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, ये डेल्टा बी और डेल्टा आर के जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। डेल्टा वी व डेल्टा आर के मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो ये आपको हो जाएगा थीटा बराबर डेल्टा वी ए ब्रैकेट में एन वी माइनस वन माइनस डेल्टा आर ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन। ठीक, ब्रैकेट खोल दो आप, ए कॉमन आ गया, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू ए और एन वी माइनस एन। ये आपका कोणीय विक्षेपण के लिए आ गया। दोबारा देखो बेटा, वर्ण विक्षेपण की घटना में, प्रकाश के विक्षेपण की घटना में अधिकतम विचलन डेल्टा वी और न्यूनतम विचलन डेल्टा आर के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। हम जानते हैं प्रिज्म के लिए होता है डेल्टा बराबर ए ब्रैकेट में एन माइनस वन
तो डेल्टा वी का मान क्या हो गया, ए एन वी माइनस वन। एन वी का मतलब है प्रिज्म के पदार्थ का बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और डेल्टा आर बराबर ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन। तो एन आर का मतलब क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ये एन वी और एन आर के जो मान है वो समीकरण नंबर, ये जो मान है आपके डेल्टा आर और डेल्टा वी के समीकरण नंबर 1 में लगा दिए, तो हमें कोणीय विक्षेपण लगा के ये जो व्यंजक है बेटा वो आगे भी हमें सवालों को करने के काम आते हैं। ये कोणीय विक्षेपण। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है बेटा वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखो ये दो अलग अलग टॉपिक है, एक आपका कोणीय विक्षेपण है और इसके बाद दूसरा है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इन दोनों को आपको अलग अलग रखना। कोणीय विक्षेपण को थीटा से दिखाते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से दिखाते हैं। और ओमेगा का अगर हम देखें तो वो होता है थीटा बटे डेल्टा वाई। अर्थात कोणीय विक्षेपण और मध्यम रंग अर्थात पीले रंग, वैसे इसमें पीला मध्य में नहीं आता लेकिन हम पीले को मध्य में मानते हैं क्योंकि ये बहुत अल्प है, तरंगदैर्घ्य के अनुसार पीला मध्य माना जाता है, मध्य रंग। तो कोणीय विक्षेपण और मध्यम रंग अर्थात पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इनके मानों को लगाओ, अगर मैं थीटा का मान लगा दूं तो ओमेगा बराबर मेरा हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। ये आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान है। लेकिन आप जानते हो डेल्टा बराबर ए ब्रैकेट में एन माइनस वन, तो डेल्टा वी बराबर ए एन वी माइनस वन, डेल्टा आर बराबर ए ब्रैकेट में एन आर माइनस वन, डेल्टा वाई बराबर ए एन वाई माइनस वन। एन वी का मतलब बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन आर का मतलब लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन वाई का मतलब पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। डेल्टा वी डेल्टा आर डेल्टा वाई का मान समीकरण 2 में लगाने पर ये मान इस सब में लगा दो। ओमेगा बराबर डेल्टा वी, वी का मान ए ब्रैकेट में एन वी माइनस वन, माइनस डेल्टा आर का मान लगाओ ए एन आर माइनस वन, बट्टे में लगाओ तो ए एन वाई माइनस वन। ऊपर से ए आपका कॉमन आ गया बेटा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन बटे ए ब्रैकेट में एन वाई माइनस वन, ए से ए कैंसिल, ओमेगा बराबर यहाँ वन से वन कैंसिल, एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। ये आपके ओमेगा यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान है। कोणीय विक्षेपण क्या था, ये सब परिभाषाएं आपकी बेटा जो आपने प्रकाश का विक्षेपण पढ़ा वहीं से रिलेटेड है। प्रकाश के विक्षेपण में आपने देखा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो उन दोनों का अंतर आपका कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग की तरंग के विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसके ये भी माना गया, ये जो मान है आपके ये किस पर निर्भर करते हैं, सब सवाल आएंगे इन पर। अब दूसरा इसमें यहां देखो एन वी एन आर एन वाई आ रहा है, यानी कि बैंगनी लाल पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेकिन इसमें प्रिज्म कोण नहीं आ रहा, इसमें प्रिज्म कोण नहीं आ रहा। इसका मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल इस बात पर निर्भर करती है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए क्या है। अब हम इसके सवाल करेंगे। देखो बेटा आपने अभी जो कोणीय विक्षेपण वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ी उससे संबंधित सवाल, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58
तथा नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो दोनों रंगों का विचलन व प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है कि प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक यानी कि आपके लिए एन आर का मान कितना बेटा 1.58, नीले रंग के लिए अपवर्तनांक एन बी का मान 1.60, प्रिज्म कोण का मान ए बराबर 2 डिग्री। ये मान आपको दिए, आपसे क्या क्या पूछा है, दोनों रंगों का विचलन डेल्टा आर का मान पूछा है आपसे, डेल्टा बी का मान पूछा है आपसे और कोणीय विक्षेपण थीटा का मान पूछा है आपसे। सबसे पहले हम किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद उसमें से हमें क्या क्या वैल्यू दी है वो और जो हमसे पूछा है वो लिखते हैं। अब हम निकाल सकते हैं, पहले हमें निकालना है लाल रंग के लिए विचलन। हम जानते हैं डेल्टा बराबर ए ब्रैकेट में एन माइनस 1, ये आपने पढ़ा है। अतः लाल रंग के लिए विचलन डेल्टा आर बराबर ए ब्रैकेट में एन आर माइनस 1, ए का मान 2, एन आर का मान 1.58 माइनस 1, तो 2 इंटू 0.58, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 1.16 डिग्री, ये आ गया आपका 1.16 डिग्री। अब ऐसे ही नीले रंग के लिए, नीले रंग के लिए विचलन डेल्टा बी बराबर ए ब्रैकेट में एन बी माइनस 1, ए प्रिज्म कोण एन बी प्रिज्म के पदार्थ का नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 2, एन बी का मान 1.60 माइनस 1, ये हो गया 0.60, तो हो गया 1.20 डिग्री। ये आपके लाल रंग के लिए विचलन आ गया, ये आपका नीले रंग के लिए विचलन आ गया। आपसे कोणीय विक्षेपण और पूछा है, कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। अब आपके मन में एक बात याद रखिए, सर जब आपने सूत्र लिखा था तो डेल्टा बी लिखा था और यहां डेल्टा आर लिखा है, तो बेटा विचलन कोणीय विक्षेपण का मतलब है अधिक वाले से कम वाले का। अधिकतम की स्थिति में वही है बैगनी और फिर लाल, लेकिन यहां आपको नीला दिया है तो आप नीले से अंतर निकालोगे इसका। समीकरण 1 व 2 से मान लगाने पर मान लगा दो, ये आपका आ गया कोणीय विक्षेपण। दोबारा देख लो बेटा एक बार, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 यानी एन आर का मान, नीले रंग के लिए अपवर्तनांक 1.60 अर्थात एन बी का मान, प्रिज्म कोण यानी 2 डिग्री, दोनों रंगों का विचलन अर्थात डेल्टा आर और डेल्टा बी पूछा आपसे, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण और थीटा पूछा आपसे। अब आप इन्हें लगाओगे तो लाल रंग के लिए विचलन ये आ गया, नीले रंग के लिए विचलन और फिर कोणीय विक्षेपण। एक सवाल और देखो बेटा इसका, अगला सवाल बेटा, क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तक कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक 1.514 एवं 1.523 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। क्राउन कांच से बने 6 डिग्री अपवर्तक कोण अर्थात प्रिज्म कोण का मान 6 डिग्री,
लाल रंग के लिए अपवर्तनांक NR 1.514, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.523। कोणीय विक्षेपण थीटा आपसे पूछा है, ये मान आपको दिए। आप जानते हो आपने कोणीय विक्षेपण थीटा के लिए एक फॉर्मूला ये निकाला था कि ए NV माइनस NR। यहां पर बेटा हमसे विचलन नहीं पूछा, इसलिए हम विचलन नहीं निकाल रहे हैं, सीधे से लगा रहे हैं। NV 1.523, NR 1.514, इन दोनों का डिफरेंस 0.009, 0.054 डिग्री। ठीक बेटा, बेटा आपका अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन जो शब्द है इसका मतलब होता है फैलना। यहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन की बात हो रही है। कोई चीज गिर के टूटने का मतलब कुछ निश्चित है, समझ, जैसे कांच गिर के टूटा, लेकिन जब चीनी गिरती तो आप कहते हो फैल गई। क्यों? उसके दाने दाने सब इधर उधर बिखर गए। जबकि अगर आप कांच जब गिरता है तो मान लो 2, 4, 5, 6 पीस में टूटता है, तो बहुत चूरा हो जाए तो आपकी होगी चीज फैल गई। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के कणों पर पड़ता है तो वह निश्चित दिशाओं में परावर्तित नहीं होता, बल्कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न कणों पर पड़ता है, वायुमंडल पर आपतित होता है, तो वायुमंडल में धूल, वाष्प आदि के कण होते हैं, उन सब से ये निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर बल्कि क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। इससे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात यानी प्रोपोर्शनल 1/λ4। और ये जो बात है वो रेले ने बताई थी। रेले साइंटिस्ट है, तो ये प्रकीर्णन के लिए रेले का नियम भी कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे रेले का नियम कहते हैं। अर्थात जिस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और इसके विपरीत जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन कैसा होगा, अधिक होगा। तो आपका जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दोबारा जरूर बढ़ेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश वायुमंडल के कणों पर आपतित होता है, वायुमंडल पर आपतित होता है, तो वह निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल 1/λ4। यहां से ये स्पष्ट है कि लैम्डा का मान जहां अधिक होगा उसके लिए प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होगी, और जहां ये कम होगा वहां ये अधिक होगी। और आप जानते हो तरंगदैर्घ्य के बारे में, इसलिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक,
क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब यहां पर प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाओं में सबसे पहली घटना है कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल पर आपतित होता है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, लेकिन बैंगनी और जामुनी रंग का प्रकीर्णन इतना अधिक हो जाता है कि वह हमारी आंख के लिए सुग्राही नहीं होता, और उनके बाद सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है नीला रंग। इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल पर आपतित होता है तो उसके विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है। बैंगनी रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, हम लाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रकीर्णन कम होता जाता है। तो बैंगनी और जामुनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो इतना अधिक हो जाता है कि हमारी आंख के लिए सुग्राही नहीं रहता। उसके बाद नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। एक खास बात और है बेटा यहाँ पर, वो ये है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो हमें तारे दिन में भी दिखाई देते, क्योंकि जो प्रकाश सूर्य से आता वो सीधे पृथ्वी पर आता, उसका प्रकीर्णन नहीं होता, और आकाश हमें फिर ऊपर काला दिखाई देता, और तारे रात में भी दिखाई देते। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है। यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उदय और अस्त होता है तो अपेक्षाकृत पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, और उससे आने वाली प्रकाश के रंगों में विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। जो बाकी के विभिन्न रंग हैं वो सब फैल जाते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए प्रेक्षक तक अर्थात पृथ्वी तक लाल रंग पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय व अस्त होते समय लाल दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। सूर्य उदय और अस्त के समय पृथ्वी से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर होता है, अर्थात उससे आने वाले प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन प्रकीर्णन में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बाकी रंग प्रकीर्णित होकर फैल जाते हैं और व्यक्ति तक जो पहुंचता है वो केवल लाल रंग पहुंचता है, इसलिए सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। इसका तीसरा उदाहरण है खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जहां भी जो डेंजरस साइन होते हैं, जो खतरे के निशान होते हैं, वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये अधिक दूरी से दिखाई देता है। बाकी जो रंग है उनका प्रकीर्णन इस लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है, तो वो उतनी दूरी से दिखाई नहीं देते, इसलिए खतरे के जो निशान है वो हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। चौथा एग्जाम्पल, बादल सफेद दिखाई देते हैं। आप एक चीज देखो, आकाश आपको नीला दिखाई देता है, सूर्य उदय अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए, लेकिन बादल जो है वो सफेद दिखाई देते हैं। बादल सफेद दिखाई देने का कारण है बादलों में जो उपस्थित धूल के कण होते हैं। बादलों में उपस्थित जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे धूल के कण होते हैं, जल की बूंदें होती हैं। वो विभिन्न रंगों के जो प्रकाश है उन सभी का प्रकीर्णन समान रूप से करते हैं, और जब समान रूप से प्रकीर्णन होता है तो वो रंग आपस में दोबारा मिलकर फिर से सफेद बन जाता है, इसलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। जो बादल हैं वो सफेद दिखाई देते हैं। बादल सफेद इसलिए दिखाई देते हैं, बादलों में जो बड़े कण होते हैं, जैसे धूल के कण हैं, आपके जलवाष्प के कण हैं, पानी की बूंदें हैं, वो सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से करती हैं।
उनके प्रकीर्णन समान रूप से करने के कारण क्या होता है कि बादल आपको सफेद दिखाई देते हैं। जो रंग प्रकीर्णित होते हैं, जब सभी रंग प्रकीर्णित हुए तो दोबारा आपस में मिल गए तो वो क्या हो गए, फिर से हमें सफेद दिखाई देती है। इस प्रकार आप देखो, ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित 4 घटनाएं, 4 एग्जाम्पल है आपके। ये आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? नीला रंग सबसे अधिक फैलता है। सूर्य उदय अस्त के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि बाकी के सारे रंग फैल जाते हैं, हम तक केवल लाल पहुंचता है। तीसरा, खतरे के जो निशान है लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? जिससे वो अधिक दूरी तक दिखाई दें। बादल सफेद दिखाई देता है। ठीक, आज आपने जो है कोणीय विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, उनके सवाल और ये प्रकीर्णन और इस पर पढ़ा। ठीक, इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो बेटा, आपका अगला जो टॉपिक है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी रेनबो। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कभी कभी आकाश में आपको विभिन्न रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं जो धनुष के आकार की होती हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में आपको आकाश में विभिन्न रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो। पहली बात, ये जो इंद्रधनुष बनता है, जैसे आप धनुष के आकार की पट्टी कह रहे हो, वास्तव में वो पृथ्वी की गोलाई के कारण बनना है, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो पूरा सर्किल बनता है। आप ऐसे मानो जैसे ये मुट्ठी आपकी पृथ्वी है, अब यहाँ पर आप कोई चूड़ी फंसा लो और आप यहाँ खड़े हो तो आपको चूड़ी का एक हिस्सा ही तो दिखाई देगा, सर्किल का एक हिस्सा दिखाई देगा। सर्किल का जो हिस्सा दिखाई देगा फिर वो आपके लिए कैसी होगी, धनुष की आकृति हो गई। इसलिए वो पृथ्वी की वक्रता, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी के गोल आकार के कारण आपको एक हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए आपको धनुष की आकृति लगती है, लेकिन वास्तव वो पूरा गोल बनता है। अच्छा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जैसे आपने भी पीछे जो पढ़े थे वो सब एक घटना पर आधारित थे, लेकिन इंद्रधनुष प्रकाश की अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों पर आधारित एक मिश्रित घटना है। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों पर आधारित एक मिश्रित घटना है। इंद्रधनुष में होता क्या है कि जो बारिश की बूंद होती है वो हमारे लिए प्रिज्म का काम करती है। जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंद पर आपतित होता है तो ये सीधे जाना चाहिए, उसकी जगह क्या होता है, इसका विक्षेपण होता है और ये विभिन्न भागों में टूट जाता है, और बूंद के अंदर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे ये वापस लौटता है, और बूंद से निकलते समय इसका पुनः अपवर्तन होता है और ये प्रेक्षक पर पहुंचता है, और प्रेक्षक को ये पीछे से आता हुआ दिखाई देता है यहां, जिसलिए ये जो रंग की पट्टियां बनी वो उसे यहां दिखाई देती है। ये इंद्रधनुष है। बरसात के दिनों में कभी कभी आकाश में विभिन्न रंगों की पट्टियां धनुष के आकार में दिखाई देती हैं। धनुष के आकार में जो पट्टियां दिखाई देती हैं उन पट्टियों के समूह को हम कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक मिश्रित घटना है। इंद्रधनुष की घटना प्रेक्षित होने के लिए आवश्यक है कि सूर्य उगा हुआ हो। ऐसा नहीं आपको हर बार इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष की एक निश्चित स्थिति है। निश्चित स्थिति यह है कि आपके यहां एक दिशा में सूर्य उगा हुआ हो और उसके विपरीत कोने पर, जिस कोने पर सूर्य उगा हुआ है उसके विपरीत कोने पर धीमी धीमी बारिश हो रही हो, और जो प्रेक्षक है उस सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो, तब उसे इंद्रधनुष प्रेक्षित होता है। इंद्रधनुष की घटना में होता क्या है कि जो बारिश की बूंद होती है वो प्रिज्म का काम करती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण इस बूंद पर आपतित होती है तो पहले उसका अपवर्तन होता है, जिससे विक्षेपण होता है। विक्षेपण में दो भागों में टूटती है, फिर बूंद के अंदर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर पुनः विक्षेपण होता है, तब वो प्रेक्षक पर पहुंचती है। ये इंद्रधनुष है। अच्छा, इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष।
द्वितीयक ये जो आपने देखा वो प्राथमिक इंद्रधनुष है। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि जब बारिश की बूंद इस पर जाती है, दो भागों में टूटती है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद वो बूंद के अंदर फिर टूटती है और फिर उसके बाद बाहर निकलती है। अर्थात इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम विविग्योर यानी कि बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल वाला होता है, यानी जो प्रिज्म से रंग हमें प्राप्त होते हैं उसी क्रम में होता है। जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष में इसमें रंगों का क्रम प्रिज्म से प्राप्त रंगों के क्रम का विपरीत होता है। प्रिज्म जो इंद्रधनुष बनता है इसमें ये जो कोण है, जो दृष्टिकोण बनता है वो 2 डिग्री पर बनता है। ये आपकी इंद्रधनुष की घटना है। ये आपकी बेटा इंद्रधनुष की घटना है। दोबारा देखो एक बार। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक, इंद्रधनुष में देखने के लिए यह आवश्यक है कि एक दिशा में सूर्य उगा हुआ हो, उसके विपरीत दिशा में धीमी धीमी बारिश हो रही हो और प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो। जब प्रकाश की किरण इस बूंद पर पड़ती है तो इसका वर्ण विक्षेपण होता है, अर्थात इसका अपवर्तन होता है। जब इस अपवर्तित किरणें, ये जो रंगों की किरणें, ये प्रिज्म के अंदर इनका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद इनका पुनः अपवर्तन होता है, जिससे ये प्रिज्म से बाहर निकलती है। जब इसका एक की जगह 2 बार अंदर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाए तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक, ये बेटा आपका यहां तक हो गया। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो मानव नेत्र है। अगले वीडियो में आप जो पढ़ोगे मानव नेत्र पढ़ोगे। यहां तक कि मैं आपको पीडीएफ भेज चुका हूं, जिसे नहीं मिले हो वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं उसे दोबारा भेज दूंगा। आप इन नोट्स को बनाओ। अब ये चैप्टर अपना खत्म होने के कगार पे बेटा। ठीक है, ओके।